हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IITN एकेडमी। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन। मैंने अपना बीटेक IIT पटना से किया है और सबसे पहले हम लोग मोशन में देखेंगे कि मोशन होता क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो तो उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे। जैसे आप स्कूल जाते हो तो अपने घर से निकल के स्कूल तक जाते हो तो उस टाइम आप मोशन में होते हो। आप दौड़ रहे होते हो तो आप मोशन में होते हो, टाइम के साथ आपका पोजीशन चेंज होता है। वैसे ही यहाँ देखें, ये कोई बच्चा दौड़ करके आगे जा रहा है तो टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज होगा तो इसको हम लोग मोशन में बोलेंगे। वैसे ही ये कोई बर्ड है, ये भी अपना पोजीशन चेंज करेगा अगर ये फ्लाई करता है। तो स्कूल में आप खेलते होंगे, दौड़ के कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो ये सभी जो दौड़ रहे हैं तो ये सभी मोशन में है। वैसे ही यहाँ फुटबॉल पहले रेस्ट में था और कोई प्लेयर आकर के इसे किक करता है तो किक करने के बाद फुटबॉल मोशन में आ जाता है। अब रेस्ट क्या होता है? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना करे तो उसे हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, क्लास कर रहे हो, तो एक पीरियड टाइम पीरियड में आप अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हो, आप उस बेंच पे बैठे रहते हो तो उस टाइम आप रेस्ट में हो। या कभी आप सोते हो तो जब आप सो रहे हो तब आप रेस्ट में हो, आप अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। वैसे ही ये घर है, इसके सामने ये पेड़ है, तो अगर आज ये पेड़ इस घर के सामने है तो कल भी यही होगा और उसके अगले दिन भी यही होगा। तो इस घर के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में ये पेड़ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये जहां था वहीं पे है, तो इस पेड़ को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। वैसे ही आपका अगर घर हो तो ये घर अगर यहाँ बना है तो आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो तो घर वहीं पे होता है, अगले दिन भी वहीं पे होता है, घर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता तो घर रेस्ट में है। वैसे ही अगर आप कोई अपना कॉपी इस टेबल पे रख के स्कूल जाते हो, जब आप स्कूल से वापस आते हो तो कॉपी वहीं टेबल पे पड़ा होता है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, ये कहीं अलग नहीं, जहां आप रख के गए थे वहीं होता है, तो इस कॉपी को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है उसे हम लोग रेस्ट में कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे उसे हम लोग मोशन में बोलेंगे। कोई भी गाड़ी जब चलती है तो वो मोशन में होती है, रुकी होती है तो वो रेस्ट में होती है। मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। जैसे मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स। दिस मीन्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहां देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो, वो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। जैसे ये कोई बस है, बस में कुछ लोग हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड पर्सन एंड ये थर्ड पर्सन है, बाहर कोई आदमी खड़ा है जो फोर्थ पर्सन उसको बोलते हैं। तो ये बस चल रही है और ये आदमी यहाँ रुका हुआ है, तो ये जो पर्सन है सेकेंड पर्सन वो पहले को देखता है तो उसके बीच का गैप इतना है, वो टाइम के साथ बस चले या रुके टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में होगा और ये भी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। लेकिन जो यहाँ खड़ा था, बस आगे जा रही है तो ये भी और ये भी, ये इसके रेस्पेक्ट में आगे जा रहा होगा, मतलब ये मोशन में है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप देख कहां से रहे हैं। आप खड़े हो रोड पे, अगर कोई बस जा रही है उसमें कुछ लोग हैं तो वे सभी आपको मोशन में लगेंगे कि वो सभी चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। लेकिन उसी बस में कोई बैठा है, उसे सब रेस्ट में लगेंगे। जैसे आप ही किसी बस में बैठते हो, उसमें और लोग होते हैं तो आपको बाकी लोग चलते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हो। जैसे कोई ये सिटी ए है, यहां से आप बस लेते हो, ये सिटी बी है, यहां आपको जाना है।
तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप यहाँ बस ले तो कुछ टाइम के बाद सिटी भी आप पहुंच जाएंगे। तो जो बस में है वो आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा, वो सभी रेस्ट में है। तो आपके रेस्पेक्ट में बस वाले लोग रेस्ट में है, लेकिन यहाँ कोई जो बाहर खड़ा होगा उसके रेस्पेक्ट में आप आगे जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप सिटी बी पहुंच गए। तो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में आप मोशन में थे। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेट ऑफ एक्सेस used to describe the position and motion of objects relative to a specific observer or observer's viewpoint। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली होता है कि आप कहां से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन सामने से गुजरती है तो उसको देख रहे हैं, उसमें कोई भी होगा वो मोशन में होगा। तो आप ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर हो गए, आप ग्राउंड से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड बेस्ड होगा। लेकिन आप इस ट्रेन में हो, साइड में एक और ट्रेन, दूसरी ट्रेन आती है, तो उस टाइम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस ट्रेन में आप हैं उसके बेस्ड हो जाएगी, न कि ग्राउंड बेस्ड होगी। आप भी चल रहे हो और साइड वाली ट्रेन भी चल रही है और आप एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में देख रहे हो, तो वो आपकी दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। अगर आप एरोप्लेन से देख रहे हो नीचे कहीं तो वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाएगी, आप एरोप्लेन से तब देख रहे हो। तो कहां से आप देख रहे हो, कहां पे खड़े हो या बैठे हो, जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है कि कहां से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट होता है वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड होता है टू डायमेंशनल मोशन एंड थर्ड होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो जो फर्स्ट होता है वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिर्फ एक ही, जैसे अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक ही कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ही हम लोग उसे दिखा सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चले तो उसे वन डायमेंशन बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये कोई लड़का है जो इधर जाता है फिर वापस इधर आता है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इसे वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल मोशन। इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ दो डायरेक्शन में उसका मोशन चेंज हो, जैसे एक एक्स एक्सिस में भी हो एक वाई एक्सिस में, जैसे हॉरिजेंटली भी आगे जा रहा हो और ऊपर भी जा रहा हो। सेकेंड, इस यहां हम लोग देख सकते हैं यहां से कोई बॉल फायर हो रही है तो उसका पोजीशन कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब ये आगे भी जा रहा है यहां से ऊपर भी जा रहा है। तो इसे दिखाने के लिए हमें दो डायरेक्शन में इसके मोशन को दिखाना पड़ रहा है, तो इसे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा? इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का थ्री डायमेंशन में उसका पोजीशन चेंज हो तो उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि कोई बॉल आगे जा रही है, सेम टाइम पे वो ऊपर भी जा रही है और लेफ्ट और राइट भी जा रही है, तो उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन होता है कि एक लाइन में मोशन हो। जैसे यहां देख सकते हैं, अगर इस बॉक्स को कोई इधर पुश करता है तो इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा, या कोई फ्रूट है जो पेड़ से टूट के नीचे गिरता है तो उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ होगा। यहाँ कोई मार्च पास्ट कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में, तो कोई भी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम लोग लीनियर मोशन बोलेंगे या ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। रोटेशनल मोशन क्या होगा? वैसे मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करे, जैसे आपका फैन है, तो जब आप फैन ऑन करते हैं तो वो रोटेट करती है तो उसे रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करे तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्वांटिटी की जिसे हम लोग मेजर
कर सकते हैं कि जैसे लेंथ है तो उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसका यूनिट हम लोग एसआई यूनिट मीटर रखते हैं। अगर मास है तो उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसे हम लोग एसआई यूनिट में किलोग्राम में मेजर करते हैं। वैसे ही टाइम है तो उसे हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम लोग मेजर करते हैं और टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होते हैं। पहला होता है लेंथ जिसे हम लोग मीटर मेजर करते हैं। सेकेंड होता है मास जिसे हम लोग किलोग्राम में करते हैं कैलकुलेट। थर्ड होता है टाइम। फोर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड फिफ्थ होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड सिक्स्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी एंड नेक्स्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हम लोग स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। दे आर डिस्क्राइब्ड इंटायरली बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे डिस्टेंस, टाइम, मास, टेम्परेचर एंड स्पीड। तो स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको बताने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बता दे तो वो स्पेसिफाई हो जाता। उसके लिए हमें डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि सिटी कोई ए है और सिटी बी है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो पूछे कि सिटी ए और सिटी बी के बीच डिस्टेंस कितनी है, तो हम उसे सिर्फ 2 किलोमीटर से बता सकते हैं। अगर कोई हमसे टाइम पूछे तो उसे हम लोग 12 AM 1 PM ऐसे बता सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि 1 PM इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे, या फिर कोई टेम्परेचर पूछे कि आज कितना टेम्परेचर, तो हम लोग बताते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं बताते कहीं कि 40 डिग्री सेल्सियस इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे क्वांटिटी जिनमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिन्हें बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इन सभी टर्म्स को हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखें तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना होता है। फोर्स, जैसे अगर किसी चीज पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ अप्लाई कर। तो वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हमेशा हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। जैसे अगर किसी बॉक्स को हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना हो और उस बॉक्स पे हमें 100 न्यूटन फोर्स लगाना हो, फोर्स हमें 100 न्यूटन लगाना और ऊपर उठाना है, तो किसी को बताना हो कि इस बॉक्स पे 100 न्यूटन फोर्स लगाए तो ये उठ जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो फोर्स का डायरेक्शन भी हमें वहां बताना पड़ेगा कि हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन, उसके बाद वो बॉक्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। अगर उसे हॉरिजेंटली फोर्स लगाते हैं तो वो ऊपर की तरफ कभी लिफ्ट नहीं होगी। तो ऐसे क्वांटिटी को बताने के लिए हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। अब है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज हो तब भी वेक्टर क्वांटिटी
चेंज होती है। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा का यूज करके हम लोग स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें स्पेशल तरह का रूल यूज करना पड़ता है, जिसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या कुछ ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं रिप्रेजेंट। वैसे ही अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो कहीं तो हम उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर वेलोसिटी हो कहीं तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हम लोग v से करते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं ऐसे, जिससे पता चलता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही अगर फोर्स हो तो फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, जिससे पता चलता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ फर्स्ट लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को देखेंगे।